मैं अपने ज़हन का क्या करता। मेरा ज़हन ऐसी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं घोड़े पर महवे सफ़र रहा। मेरे लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इत्मीनान का बाइस थी वो ये थी कि घोड़े के साथ खाकी कैनूस का एक बड़ा थैला भी लटका हुआ था। इसमें खाने पीने का काफ़ी सामान मौजूद था। खुश्क गोश्त, भुने हुए चने, चावलों की पंजीरी, कोई 1 दर्जन सेब और साफ़ पानी। ये सामान मेरे लिए कई दिन तक काफ़ी था। मैंने दिल की चाल चलते घोड़े पर ही थोड़ी सी पेट पूजा की और सफ़र जारी रखा। ना जाने क्यों मेरे दिल में ये अंदेशा पैदा हो गया था कि मैं जहाँ भी चला जाऊँगा, जितनी भी दूर चला जाऊँगा, मेरा ताक़ुब करने वाले वहाँ पहुँच जाएंगे। और करीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद यही कुछ हुआ। हाँफता हुआ घोड़ा एक ढलान चढ़ने के बाद बुलंदी पर आया तो मेरी निगाह अपनी अकब में नशीब की तरफ उठ गई। यकायक मैं चौंक गया। मुझे दूर नीचे अंदाज़न 6 किलोमीटर के फासले पर दरख्तों के दरमियान मुतहर्रक चीज़ें दिखाई दी। ये कुछ और नहीं, घोड़े थे। फासले से इनकी तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, मगर वो 8-10 से कम हरगिज़ नहीं थे। मैंने बुलंदी पर होने की वजह से इन्हें देख लिया था। अब मालूम नहीं कि उन्होंने मुझे देखा था या नहीं। मेरी रगों में लहू की गर्दिश फिर बढ़ गई। इसका मतलब था कि गुंजान दरख्तों और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर 2 घंटे का मुसलसल सफ़र भी मुझे मेरे दुश्मनों से दूर नहीं ले जा सका था। एक अजीब सी झंझलाहट मुझ पर तारी हो गई। एक बार फिर मेरा दिल चाहा कि इन सारे हालात से छुटकारा पाने के लिए खुद को गोली मार लूं। अपनी ठोड़ी के नीचे राइफल की नाल रखकर ट्रिगर दबाना मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आता था। लेकिन तभी वो हमेशा मुस्कुराता चेहरा इमरान मेरी निगाहों के सामने आ गया। गैर मरई आवाज़ मेरी कानों में गूंजी, जिगर मरना तो है, इसकी जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेनी। मैंने दरख्तों की ओर से देखा। घुड़सवार तेज़ी से करीब आते जा रहे थे। इनकी तादाद मेरे अंदाज से कुछ ज़्यादा थी। वो सीधे मेरे रुख पर आ रहे थे। हालांकि मैंने रास्ते में कई बार अपना रुख तब्दील किया था। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और घोड़े से उतर आया। खुराक और पानी वाला थैला मैंने घोड़े की ज़ेन से अलहदा कर लिया। इसके बाद मैंने घोड़े की पुश्त पर चंद छड़ियाँ रसीद की। वो गर्दन उठाकर हिनहिनाया और दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। मैं झाड़ियों से हटी हुई एक दुश्वार ढलान पर पाँव जमा जमा कर उतरा और बाएं रुख पर भागना शुरू कर दिया। अब राइफल के अलावा वजनी थैला भी मेरे पास था। मैं अपनी रफ्तार तेज़ नहीं रख सकता था। करीबन 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद रास्ता मसदूर नजर आया। वही आबी गुजर गया। मेरा रास्ता रोके खड़ी थी, जिसके साथ साथ मैंने पिछले 2 घंटे तक सफ़र किया था। अब वो खम खाती हुई जा रही थी और इसके किनारे काफ़ी बुलंद थे। अब अगर फिर मैं इसके साथ साथ चलना शुरू कर देता तो घुड़सवारों से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। ज़रूरी था कि मैं इसे पार कर जाऊं। इसे पार करने के लिए ना जाने कब किसी ने लॉन्ग पेपर के दरख्त का कटा हुआ तना इसके पहाड़ के ऊपर फेंक दिया था। नदी इसके नीचे करीबन 15-20 फीट की गहराई में बह रही थी। मैं 3-4 फीट कतर के इस तने के ऊपर से गुजर कर ही नदी पार कर सकता था। मेरे जहन में वही डेक नाले वाला मंजर फिर ताज़ा हो गया। दर्द की एक लहर सी पूरे जिस्म में चल गई। 2-2.5 साल पहले एक ऐसी सूरत हाल में तो इमरान मुझसे जुदा हुआ था। कुछ ऐसा ही पानी था, कुछ ऐसा ही रास्ता था और अकब में चलते हुए कुछ ऐसे ही खतरात थे। हिम्मत करो ताबी, तुम ये कर सकते हो, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इमरान की बेचैन आवाज़ तारीकी का सीना चीर कर मुझ तक पहुंची थी। मैं नहीं कर सका था, लेकिन आज मैं कर सकता था। आज दिलो दिमाग की कैफियत कुछ और थी। बेरहम खिजाओं के थपेड़े सह सहकर अंदर के मौसम बदल चुके थे। अब खोने को कुछ बाकी नहीं था और जब कुछ ना हो तो डर भी बाकी नहीं रहता। मैंने एक हाथ में राइफल, दूसरे में बैग थामा। दोनों चीज़ों को दोनों कंधों से लटकाया और तने पर पाँव रख दिया। मेरे पाँव मुस्तहकम थे, जबड़े भिंचे हुए थे और निगाहें दूसरे किनारे पर मरकूज थी। मैं नीचे नहीं देख रहा था। मैं जानता था कि गुजर जाऊंगा। मैं अगले किनारे से 10-12 फीट दूर था कि हवा के एक तेज़ झोंके ने मुझे डामाडोल किया। मैंने खुद को संभालना चाहा, लेकिन तवाज़न बिगड़ चुका था। कोशिश के बावजूद मैं संभल नहीं पाया। मैं फिसला, दायां कंधा बुरी तरह तने से टकराया और मैं सर के बल नदी के पानी में आया। ये सब कुछ मैंने पूरे होशो हवास के साथ और बेखौफी के आलम में महसूस किया। डर की बजाय एक अजीब सी झिंझलाहट मुझ पर तारी हुई। मैंने सर्द पानी में चंद गोते खाए और फिर सतह आब पर रहने के लिए हाथ चलाने शुरू कर दिए। तेज़ बहाव मुझे अपने साथ लिए चला जा रहा था। सबसे पहले मुझे अपनी राइफल का ख्याल आया। वो अभी तक मेरे कांधे पर थी, ताहम मेरे साथ ही पानी में डुबकियां ले रही थी। कैनूस का बैग कांधे से उतर कर नापैद हो चुका था। मैं बहुत अच्छा तैराक तो नहीं था, ताहम हाथ पांव चलाकर खुद को सतह आब पर रख सकता था। अगले 10 मिनट तक मुटियाले सर्द पानी ने मुझे तेज़ी से अपने साथ बहाया। इस पानी में दरख्तों की पतली शाखें, जर्द पत्ते, जंगली फूलों के आसार और पता नहीं क्या कुछ मेरे साथ बह रहा था। 10 मिनट बाद पानी की रफ्तार कदरे कम हो गई। मैंने कोशिश की और ख़ुद को किनारे की तरफ ले आया। यहाँ किनारों की बुलंदी भी 2-3 फीट से ज़्यादा नहीं थी। मैं शराबूर कपड़ों के साथ बाहर निकला। अकब में देखा एक
बार फिर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं ख़तरे से बाहर नहीं हूँ। मैंने एक बार फिर तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। गाहे बगाहे दौड़ने लगता था। मेरा सामान खो गया था, लेकिन इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि राइफ़ल बुरी तरह भीग चुकी थी। अब मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था कि इस तरह भीगी हुई राइफ़ल बवक्ते ज़रूरत काम कर सकती है या नहीं। मैं ट्रिगर दबाकर ही इसे टेस्ट कर सकता था, लेकिन अगर गोली चल जाती तो इसकी आवाज़ भी ख़तरनाक थी। मेरा ताक़ुब करने वाले तो पहले ही मकनातीस की तरह मेरे पीछे खिंचे चले जाते थे। मैं अपने ज़ख़म जिस्म को समेटे इसी तरह चलता रहा। एक जगह घनी झाड़ियों में 2-3 जानवर दिखाई दिए। इनकी जिसामत कुत्ते की तरह थी। इस मामले में मेरी शनाख्त की काबिलियत सिफर थी। वो भेड़िए हो सकते थे, डूमर या फिर जंगली कुत्ते, जो अपनी जबलत में बड़े ख़तरनाक तस्वुर किए जाते हैं। बहरहाल उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया और मैंने उन्हें। मैं थोड़ा आगे गया था कि झाड़ जंकाड़ में कोई स्याही माइल चीज़ नजर आई, जैसे कोई बड़ा रीछ या स्याह भैंसा छुपा बैठा हो, मगर ध्यान से देखने पर मालूम हुआ ये कोई जीरू नहीं, ये दरअसल किसी खूह का दहाना था। कच्ची ज़मीन के अंदर एक दरार की सी शक्ल थी जो नीचे तक फैली हुई थी। मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर इस दरार में घुस गया। खतरा कहाँ नहीं था, खतरा यहाँ भी था। सांप, बिच्छू या कोई जानवर, कुछ भी हो सकता था यहाँ। और मेरी राइफ़ल भीग चुकी थी। कहीं सुना था कि कभी कभी इंसान खूनखार दरिंदों से बढ़कर ख़तरनाक हो जाता है। आज ये बात दुरुस्त महसूस हो रही थी। दरिंदा तो सिर्फ शदीद भूख में ही हमलावर होता है और इसमें हिकमत अमली का भी फुकदान होता है, लेकिन ये जानदार जिसका नाम इंसान है, जब दरिंदगी पर उतरता है तो इसके लिए सारे औकात बराबर होते हैं। अपनी खुदादाद सलाहियत से वो ऐसी भयानक चालें सोचता है कि अक्ल दंग रह जाती है। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि ये नीम तारीख दरार इतनी गहराई तक जाएगी। मैं चलता गया और वो मुझे रास्ता देती गई। मैं आगे बढ़ने के साथ साथ ज़रा गहराई में भी उतर रहा था और कहीं कहीं जाले लगे हुए थे। जानवरों की मैंगनियाँ और गोबर वगैरह भी दिखाई देता था। दरार की दीवारें कच्ची लेकिन सख्त मिट्टी की थी। काफ़ी आगे जाकर मुझे एक जगह थोड़ी सी राख और कोयले नजर आए। यहाँ आग जलाई गई थी। इस वाक़े को कितना अरसा हुआ था इसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। फ़िलहाल ये दरार बिल्कुल सुनसान नजर आती थी। किसी जगह दम घुटता हुआ महसूस होता था, लेकिन किसी जगह हवा की मदम सी हरकत भी महसूस होती थी। भीगी हुई राइफल मैंने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ ली। आगे जाकर दरार 2 शाखों में तकसीम हो रही थी। मैं दाएं शाख में दाखिल हो गया। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। एक ललकारती हुई आवाज़ मुझे अकब से सुनाई दी। मैं एक बार फिर सकता ज़्यादा रह गया। मैंने पलट कर देखा। नीम तारीकी में बज़ाहिर कोई दिखाई नहीं दिया। बंदूक फेंक कर ऊपर हाथ उठा दो, एक बार फिर करख्त लहजे में कहा गया, मगर इस बार आवाज़ दूसरी थी। मतलब ये था कि यहाँ एक से ज़्यादा अफराद हैं। कौन हो तुम? मैंने राइफ़ल फेंक के बगैर कहा। सब कुछ बता देंगे, पहले अपनी इस माँ को नीचे फेंको। पहले शख्स ने गरज कर हुक्म दिया। मेरे दिमाग में चिंगारियां सी छूटने लगीं। ये लोग किसी सूरत मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने राइफ़ल नीचे फेंक दी, लेकिन किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहा। कुर्ते पजामे और टोपी वाला एक मुकामी शख्स मेरे सामने आ गया। इसके हाथ में रिवॉल्वर था। इसने रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ रखा और राइफ़ल उठाने के लिए आगे बढ़ा। इसके अकब में 2-3 और हियोले से दिखाई दे रहे थे। यूं ही इसने राइफ़ल उठानी चाहिए, मैंने तायद से बेपरवाह इस पर जा पड़ा। मेरी टांग बड़े ज़ोर से इसके चेहरे पर लगी। वो लड़खड़ा कर इस सुरंगनुमा दरार की दीवार से टकराया। इसकी उंगली बेसाख्ता रिवॉल्वर के ट्रिगर पर दब गई। धमाके के साथ शोला निकला और एक दीवार की तरफ चला गया। राइफ़ल की नाल मेरे हाथ में आ चुकी थी। मैंने उसे लाठी की तरह घुमाकर रिवॉल्वर बरदार के हाथ पर मारा। निशाना दुरुस्त लगा। रिवॉल्वर इसके हाथ से छूट गया और वो टकराता हुआ पुश्त के बल गिरा। यही वक्त था जब 2-3 साए मुझ पर झपटे। इनमें से 2 के हाथ में पुरानी तर्ज की तलवारें और एक के हाथ में लाठी थी। वो चिंगारते हुए मुझ पर आए। मैंने पीछे हटकर एक फायर करना चाहा, लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। बुरी तरह भीगी हुई कीचड़ आलूद राइफ़ल ने काम नहीं किया। तलवार का पहला बार मैंने राइफ़ल पर ही रोका, फिर राइफ़ल को किसी लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए मैं हमला आवरों से भिड़ गया। मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। बस मेरे सीने में आग की द्योकामल लहर थी और दिमाग में चिंगारियाँ छूट रही थी। लड़ने के साथ साथ मैं जुनूनी अंदाज में दौड़ रहा था। मार दो मुझे, जान से मार दो, मेरे टुकड़े कर दो। और जिन लोगों को मैं ये दावत दे रहा था वो सख्त बदहवास नजर आते। इनमें से एक तो सर पर शदीद चोट खाने के बाद ज़मीन पर लूट पूट हो रहा था। दूसरे के हाथ से तलवार निकल गई थी और वो चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों को मदद के लिए बुला रहा था। देखते ही देखते इस जगह पर कोहराम समझ गया। फिर भागते कदमों की आहट सुनाई दी। इसके साथ ही एक गरजदार आवाज़ उभरी, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? ये सुल्ताना का शोहर है। मेरे इर्द गिर्द एकदम सुकूत सा हो गया। तलवार बरदार और इसके साथी पीछे हट गए। वो अब आवाज़ के माखज़ की तरफ देख रहे थे। तब मैंने डॉक्टर चौहान को देखा और हैरान रह गया। वो दोनों हाथों को तसल्ली देने के अंदाज में हिला रहा था और मेरी तरफ आ रहा था। रुक जाओ ताबिश, ये दोस्त हैं।
इसने पुकार कर कहा। मैं हैरत ज़दा खड़ा था। मेरे हाथ अब भी राइफल पर थे। मैंने इसे नाली की तरफ से बड़ी मजबूती के साथ थाम रखा था। सांस धोंकनी हो रही थी। मैं लड़ने मलने को बिल्कुल तैयार था। चौहान ने आगे बढ़कर राइफल मेरे हाथ से ले ली और मुझे खींचकर एक तरफ ले गया। मेरे शदीद हमले से ज़ख्मी होने वाले 2 अफराद को भी दूसरे लोगों ने सहारा देकर उठा लिया और एक तरफ ले गए। चौहान की आंखों में नमी थी। इसने मुझे गले लगा लिया और बोला, हमें हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें यहाँ देखेंगे। ये तो एक करिश्मा है। ये कौन लोग हैं? इन्होंने मुझ पर हमला किया है, मुझे मारने की कोशिश की है। ये गलत फहमी की वजह से हुआ है। अगर इनकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाता तो सबसे ज़्यादा दुख भी इन लोगों को ही होता। ये दुश्मन नहीं दोस्त हैं। तुम्हारी और सुल्ताना की खातिर ही यहाँ इस जगह छुपे हुए हैं। शायद तुम्हें पता नहीं वहाँ जुर्गा में उस रात क्या कुछ हुआ है। तुम किस रात की बात कर रहे हो जब सुल्ताना को जेल से निकालकर जॉर्ज गोरे की रिहाइशगाह पहुँचाया गया और तुम जॉर्ज के 2 मुलाजमों को ज़ख्मी करके वहाँ से भागे। मैं सवालिया नज़रों से चौहान का चेहरा तक रहा था। वो बोला, तुम्हें पता है तुम अब किस जगह हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। इसने कहा, तुम एक बार फिर नल पानी के आसपास पहुंच चुके हो और ये एक बहुत बड़ी अच्छी पनाहगाह है जहां तुम आ गए। एक ज़बरदस्त इत्तफाक है। यहाँ मौजूद लोगों में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम अज खुद यहाँ पहुँच जाओगे। तुम इस रात की बात कर रहे हो। क्या हुआ था इस रात? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पहले तुम अपना लिबास दुरुस्त कर लो। तुम्हें मरहम पट्टी की ज़रूरत भी है, बल्कि मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तुम नहा लो। मैं एक बार फिर शदीद हैरत की जद में था। मैंने ख़ुद को एक तिनके की तरह महसूस किया जिसे हालात की हवा अपने साथ उड़ाए लिए फिर रही थी। यहाँ नहाने का इंतज़ाम मौजूद था। मेरे लिए एक मुकामी लिबास भी फराहम किया गया। डॉक्टर चौहान ने अपने हाथ से मेरे मुख्तलिफ ज़ख्मों और ख़राशों वगैरह की मरहम पट्टी की। इस दौरान मैं देखता रहा कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की निगाहों में मेरे लिए हमदर्दी और दोस्ती की झलक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कमो बेश 40 अफराद थे। इनमें कोई औरत नहीं थी। एक ख़ास बात ये थी कि ये सब मुसलमान दिखाई देते थे। इनके पास आतिशी असले के अलावा तलवारें और लाठियाँ वगैरह भी थी। मुझे इनमें से चंद एक के चेहरे और जिस्म पर चोटों के ताज़ा निशान भी नजर आए। ये दरार यहाँ आकर कई शाखों में तकसीम हो गई थी। कई जगह गहरी तारीकी थी जहाँ मशले वगैरह जल रही थी। कई हिस्सों में हल्का उजाला मौजूद था। वैसे भी अब मुझे यहाँ दाखिल हुए 1.5-2 घंटे गुजर चुके थे। मेरी आंखें बतदरीज नीम तारीकी में देखने के काबिल हो गई थी। ये जगह ज़ेर ज़मीन एक वसी और अरीज़ कुदरती गार की तरह थी। एक तन्हा गोशे में चिटाई बिछी थी और 2 मोमबत्तियाँ जल रही थी। चौहान मुझे वहाँ ले आया। इसने मुझे ज़बरदस्ती थोड़ा सा पनीर खिलाया। साथ में खुश्क गोश्त के टुकड़े और भुने हुए चने थे। पानी पीकर कदरे मेरी जान में जान आई। मेरी निगाहों में वो 2 अदद लाशें घूमने लगीं जिन्हें मैं अपने पीछे आबी गुजरगाह के किनारे छोड़ाया था। नाकाबिले यकीन बात यह थी कि इन लोगों को मैंने मारा था और अपने हाथों से मारा था। चौहान ने मुझसे पूछा, जहाँ तक मैं जानता हूँ जो राइफ़ल तुम्हारे पास है वो हुक्म जी के ज़ाती गार्ड के इस्तेमाल में होती है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैं तुम्हें इस बारे में बताऊँगा। पहले ये बताओ कि इस रात जुर्गा में क्या हुआ है। वो कुछ जो बहुत कम लोगों ने सोचा था। दरअसल जब आम लोगों के दिलों के अंदर लावा पकता रहता है तो फिर एक रोज़ इसे बाहर तो निकलना ही होता है। जबर, ताकत और चालबाजी से इन जज्बों को दबाया नहीं जा सकता जो इंसानों के अंदर पलते हैं और हर गुजरने वाले दिन के साथ पलते फूलते हैं। बर्दाश्त की एक हद होती है। ये हद ख़त्म हो जाए तो पानी जैसी नरम रकीक शय भी बड़े बड़े मजबूत बंद बहा कर ले जाती है। जुर्गा में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही होती जा रही है। इस ताज़ा वाक़े ने लोगों को और ज़्यादा बदजन कर दिया है। जॉर्ज गोरे ने जो कुछ किया बड़ी राजदारी से किया। तुम्हें पता ही होगा कि जॉर्ज गोरा जुर्गा की जेल का इंचार्ज भी है। वो बड़ी राजदारी से सुल्ताना को रात के वक्त जेल से निकलवा कर अपने घर ले गया था, लेकिन ये बात राज नहीं रह सकी। जेल का एक मुलाजिम मुजफ्फर जो यूं तो जॉर्ज का वफादार है लेकिन इस ज्यादती को बर्दाश्त न कर सका। इसने बड़ी मस्जिद के इमाम साहब को जाकर सारा वाक़या बता दिया। इस वक्त तक रात के 12 बज चुके थे। पूरा जुर्गा सोया पड़ा था, लेकिन ये ऐसी खबर थी जो देखते ही देखते मुसलमान आबादी में फैल गई। अगले रोज़ सुबह मुँह अंधेरे सैकड़ों लोग जॉर्ज के घर के सामने इकट्ठे हो गए। जूं जूं दिन चढ़ता गया ये हुजूम बढ़ता गया। लोगों के तेवर देखकर जॉर्ज ने बहुत से मुसल्ले गार्ड्स बुला लिए। सूरज निकलने से पहले ही लोगों ने जॉर्ज के घर पर हल्ला बोल दिया। गार्ड्स ने पहले तो लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग के जरिए लोगों को डराना चाहा। जब बस नहीं चला तो सीधी फायरिंग शुरू कर दी। वहाँ बहुत हंगामा हुआ महरूज। मेरा मतलब है ताबिश, क्या तुम्हें इसकी कुछ खबर नहीं? चौहान ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं इसी रात जुर्गा से निकल गया था। मैंने ये 2 दिन बिल्कुल वीराने में गुजारे हैं, मैंने कहा। चौहान ने बताया, इस हंगामे में कम से कम 8 लोगों की जान गई है। 6 बंदे मुजाहिरा करने वालों में से मरे हैं। 2 गार्ड्स भी जान से गए हैं। इन्हें कुल्हाड़ियों और छुरियों के जख्म लगे हैं। इस दौरान में जॉर्ज और इसके 2 करीबी साथी मौका देखकर अकबी रास्ते से कोठी से निकल गए। हुक्म जी तो जुर्गा से बाहर है।
इसके कायम मुकाम ने गार्ड्स की मजीद नफरी मंगवाई और बड़ी मुश्किल से इस हंगामे पर कंट्रोल किया। सुल्ताना का क्या बना, मैंने बेचैनी से पूछा। लोगों ने इसे और तुम्हारे बच्चे बालू को भी कोठी से निकाल लिया। कहाँ है वो? चौहान ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसे कहाँ होना चाहिए? क्या वो यहीं पर है, मैंने पूछा। चौहान ने इस बात में सर हिलाया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन इसकी हालत ऐसी नहीं कि तुम फौरी तौर पर इससे मिल सको। इसने सारे हालात का बहुत ज़्यादा असर लिया है। यहाँ एक बंदी के पास अफयूम थी, मैंने वो इसे दी है ताकि वो कुछ सुकून से रह सके। चौहान के चेहरे पर दुख के तासुरात थे। मेरी निगाहों में एक बार फिर वही दिलदोज़ मंजर घूम गया जब मैं बेबसी की हालत में जॉर्ज के कमरे से बाहर आ रहा था और सुल्ताना दरवाज़ा बंद कर रही थी। ये मंजर जैसे मेरे हावजे में महफूज हो गया था। मेरी सांस तेज़ी से चलने लगी और रग पट्टों में तनाव महसूस हुआ। क्या बात है? चौहान ने मेरा चेहरा देखकर पूछा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, कहीं दूर से बच्चे के रोने की मदम आवाज़ सुनाई दी। ये बालू ही था। मैं सुल्ताना और बच्चे को देखना चाहता था, मैंने अटल लहजे में कहा। लेकिन इससे सुल्ताना और डिस्टर्ब हो सकती है। इसने जितना डिस्टर्ब होना था हो चुकी है, मैंने इंतहाई तलख लहजे में कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं। चौहान ने मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे रोक लिया। पहले मुझे सुल्ताना के पास जाकर वहाँ की सूरत हाल देखने दो। वो मुझे वहीं बिठा कर एक तरफ ओझल हो गया। एक शख्स दोस्ताना अंदाज में मेरे पास आ बैठा। इसने मुझे बताया कि सुल्ताना का बाप और भाई जुर्गान से निकल नहीं सके। इस बात का सबको बहुत अफसोस है। चंद अफराद एक तरफ चादरें बिछाकर नमाज की तैयारी कर रहे थे, साथ साथ वो किनखियों से मेरी तरफ देख भी लेते थे। इनकी निगाहों में मेरे लिए हमदर्दी थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये हमदर्दी मुझे एक आंख नहीं भा रही थी। लगता था कि वो हमदर्दी के साथ साथ मुझ पर तरस भी खा रहे हैं और मुझे अब तरस की ज़रूरत नहीं थी। मेरा दिल चाहता था कि अब मैं जितने हफ्ते, दिन या घंटे ज़िंदा रहूं, सर उठाकर रहूं और कोई मुझे काबिल रहम न समझे। यूँ लगता था कि इन चंद दिनों के अंदर मेरी पूरी केमिस्ट्री ही बदल गई है। एक शख्स दाएं तरफ दीवार के साथ बैठा कर रहा था। इसका बाजू टूट गया था और अब एक पट्टी में बांधा हुआ गले में झूल रहा था। यकीनन ये भी इस खूनी हंगामे का ज़ख्मी था जो 3 दिन पहले जॉर्ज गोरा की रहायशगाह पर हुआ था। मैंने गौर से देखा और हैरान रह गया। वो हमेश था, वही जमा साल बख्शू जिससे पगोडा में पहले ही रोज़ मेरी मुलाकात हुई थी। वो मेरे साथ मोहब्बत से पेश आया था। इसने भुने हुए चावलों से मेरी तवाज़े की थी। आज वो यहाँ इस मुसलमान जत्थे के साथ मौजूद था जिसने हुक्म जी और जॉर्ज वगैरह के ख़िलाफ़ बगावत का अलम उठाया था और अब यहाँ इस ज़ेरे ज़मीन पनागाह में मौजूद थे। मेरी आंखें हमेश की आंखों से चार हुईं। हमेश की आंखों में नमी सी तैर गई। मैं उठकर इसके पास चला गया। तुम यहाँ कैसे? मैंने पूछा। वो बोला, मैं क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है तुम तो बोधी बख्शू हो। बख्शू भी तो इंसान ही होवत है। जुल्म ज़्यादती देखकर इसका सीना भी जलता है और फिर जिस तरह के जुल्म हुक्म जी और जॉर्ज वगैरह कर रहे हैं, ये तो पत्थर को भी रोने पर मजबूर कर देवत हैं। नौजवान बख्शू की शफाफ आंखों में गहरा दुख फैल गया। तो तुम भी जॉर्ज के घर घुसने वालों में शामिल थे? हाँ, और मेरे 2 और दोस्त भी थे। जब हमें जानकारी हुई कि मुख्तार राजपूत की बेटी सुल्ताना को रात के वक्त जेल से निकालकर जॉर्ज गोरे के घर पहुंचाया गया है और अब बहुत से लोगन जॉर्ज के घर के सामने जमा हैं, तो मैं भी न रह सका। मैं वहां पहुंच गया। वहां लोगन के अंदर आग भड़कत थी और वो गुस्से से दीवाने हो रहे थे। अचानक जॉर्ज के गुंडों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ वो डॉक्टर चौहान ने तुम्हें बताया ही होवेगा। मैं खामोश रहा। हमेश भी खामोशी से अपने टूटे बाजू को सहलाता रहा। आखिर इसने होले से कहा, तुम वहाँ से कब निकले थे? मुझे ठीक से याद नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरा विचार है कि वो रात 2-2:30 बजे का होवेगा। इस वक्त हमने जॉर्ज की कोठी की तरफ से खतरे के सायरन सुने थे, पर इस वक्त हमको बिल्कुल पता नहीं था कि ये सायरन तुम्हारे कारण बजाए जा रहे हैं। ये तो अगले रोज़ पता चला कि तुमने जेल की बजाय जॉर्ज की कोठी पर ही थे और रात को जॉर्ज के 2 बंदे ज़ख्मी करके वहाँ से भाग निकले हो। जिस घोड़ा गाड़ी पर तुम भागे थे वो आगे जंगल से मिली थी, बुरी तरह टूट फूट चुकी थी। एक घोड़े की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो मर गया था। मैं अब भी खामोश रहा। एक रात की तहलका खेज़ मनाजिर ज़हन में ताज़ा होने लगे। हमेश मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। इसकी निगाहों में हैरत के साथ साथ तारीफ़ का मदम सा अक्स भी था, जैसे बाजुबान खामोशी कह रहा हो, तुमने दलेरी दिखाई है, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले से ऐसे ही करना चाहिए था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।